लोग भी काफ़ी सिंसियर हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं और काफ़ी डिलीजेंटली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये 20-30 मिनट्स वरदान साबित होने वाला है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू बी giving full attention. Open the PDF that has been posted on the group. The group is Civil Services 2018, a new approach. In case the video gets uploaded in the YouTube, you are requested to visit this group and then download the PDF and then keep it open at your end as well at the time when you are watching this video. Now this video will have at least 2 to 3 questions directly coming in the civil services examination. This video will be about 20 to 30 minutes. The importance of international relations is humongous. Every year questions and simple questions are asked in international relations and organizations. So one need to have a very focused approach while preparing for international relations. Now I will be also requesting our dear friend to put the video on YouTube as soon as this video gets over in the live media. Okay. Without wasting any further time, let us begin with the international relationships. Okay. So सबसे पहले जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले वियना कन्वेंशन है, जो कुलभूषण जाधव का केस है, वो आईसीजे में. हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, बट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. वियना कन्वेंशन के हिसाब से कुलभूषण जाधव को थोड़े दिन तक इम्यूनिटी मिली थी. डोकलाम चुंबी वैली में सब लोग डोकलाम पढ़ेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ. बलोंग वाला जो एक है इंडिया म्यांमार एंड चाइना का, वो याद रखना बहुत जरूरी है, बलोंग वाला. और डोकलाम से आपको क्या याद रखना है कि भूटान कितने स्टेट्स के साथ इंडिया के इट शेयर्स द बाउंड्री, क्योंकि भूटान इंडिया से शेयर करता है बाउंड्री, ये तो सबको पता चल गया है. और डोकलाम में क्राइसिस भी हो चुका है, तो कितने स्टेट से शेयर करता है. तो इट शेयर्स विद अरुणाचल प्रदेश, इट शेयर्स विद वेस्ट बंगाल, इट शेयर्स विद असम एंड इट शेयर्स विद सिक्किम. ये आपको याद होना चाहिए. वहां पे चुंबी वैली है, ये आपको याद होनी चाहिए. इंडिया और बांग्लादेश की अगर बात करें तो ज्वाइंट इंटरप्रेटिव नोट्स जो होते हैं, JIN उनको बोलते हैं, वो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए इस बार स्टार्ट किए गए हैं. दूसरा ऑपरेशन इंसानियत चलाया जा रहा है. ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो आ चुका है वहां पे, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर चला रहा है. बहुत लोगों को देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस आसान लगता है, मुझे भी बहुत आसान लगता है, इसलिए एक बार रिवाइज करिए और तुरंत होते चला जाएगा. ओके. तो यह ऑपरेशन इंसानियत किसके लिए चलाया जा रहा है, जो कि अभी रोहिंग्या क्राइसिस आ गया था. देन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बनाए जा रहे हैं. आईसीपी जो पेट्रापोल बेनापोल इंडिया बांग्लादेश में जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया, इसको कौन गवर्न करेगा? लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LPAI. 2011 में ही बनाया गया था. ये बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है. जनरली बॉडीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, मोस्ट ऑफ देम आर स्टैट्यूटरी बॉडी. चिकन कॉरिडोर भी आ सकता है, क्योंकि वो तो इसी से रिलेटेड है. आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि चिकन कॉरिडोर तो यार वेस्ट बंगाल में ही है, तो इससे रिलेटेड है, तो आ ही सकता है कि कहाँ पे सिचुएटेड है. डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा नहीं है. म्यांमार में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि फ्री मूवमेंट रिजाइन बनाया गया है, क्योंकि म्यांमार और इंडिया जो बाउंड्री शेयर करते हैं, ट्राइबल पीपल है, दोनों साइड में रहते हैं, और दोनों साइड में रहते हैं तो उनका मूवमेंट बहुत जरूरी है. ठीक है. तो बोला गया है कि फ्री मूवमेंट रिजाइन हम फ्री मूवमेंट के लिए अलाउ करेंगे. देन वी कम टू द कालादान मल्टी मॉडल, एंड देन कालेवा वाला जो है एक IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो बनाया जा रहा है. एक इंपॉर्टेंट है कि वहां पे आनंद टेम्पल है, और आनंद टेम्पल को ज्वेल इन द बगान पकोड़ास का वन ऑफ द ज्वेल माना जाता है उसमें. तो इंडिया उसके डेवलपमेंट के लिए भी म्यांमार को काफी हेल्प कर रहा है. वेसक दिवस एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वेसक दिवस श्रीलंका में मनाया जाता है और वहाँ पे मून कैलेंडर के हिसाब से चलता है, वो वेसक कैलेंडर बोलते हैं उसको. तो इंडिया उसमें पार्टिसिपेट किया था. हम्बन टोटा पोर्ट तो आपको पता ही है सबको. मटाला एयरपोर्ट भी भारत बनाने के वहाँ पे उम्मीद में है कि मटाला एयरपोर्ट का भारत को कॉन्ट्रैक्ट मिले. हम्बन टोटा पोर्ट तो उन्होंने मैक्सिमम चाइना को दे दिया है. मालदीव्स में प्रॉब्लम हो गया, क्राइसिस सिचुएशन आ गई है, और मालदीव्स के चक्कर में बहुत ज्यादा इंडिया निपट गया है. अभी हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि इंडिया जो मिलान प्रोग्राम चलाना चाह रहा है, माइल्स या मिलन, तो मालदीव्स ने अपने आप को उससे बहिष्कृत कर दिया था. मालदीव्स ने बोला हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि मालदीव्स को के जो भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है उसमें भारत का रोल उनको कम लग रहा है. तो एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो मुझे लगा था वो ये लगा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट. तो UN समिट 2005 में एक ये चीज आई थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट डॉक्ट्राइन UN चार्टर में डाला गया था. तो उसी के तहत इंडिया ने एक बार मालदीव को प्रोटेक्शन भी दिया है ऑपरेशन कैक्टस में. लेकिन अब नहीं कर सकता इंडिया इंटरवेन उसमें. क्यों? क्योंकि जब ऑपरेशन कैक्टस और आज की सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है, ऑपरेशन कैक्टस में जो गवर्नमेंट था उसने मदद मांगी थी मालदीव्स की कि मुझे बचाओ, है कि नहीं. अभी जो हो रहा है गवर्नमेंट ने मदद नहीं मांगी है, जो उसके अगेंस्ट है, तो गवर्नमेंट तो गलत तरीके से बना लिया गया मालदीव्स में. तो भारत या कोई और कंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन राइट जो डॉक्ट्राइन है तभी अप्लाई कर सकता है जब वहां का गवर्नमेंट मदद मांगता. बट गवर्नमेंट तो मदद मांग नहीं रहा है, गवर्नमेंट ही नॉन डेमोक्रेटिक है वहां पे अभी, तो भारत उसका मदद नहीं कर सकता है. ठीक है. सैसेक जो है कि साउथ एशिया जो सार्क के जगह पे सैसेक और बिम्स्टेक आया है, तो सैसेक मैं कैसे याद रखता हूँ, तो BBIN है कि नहीं, BBIN प्लस MMS.
BBIN क्या हो जाता है, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। MMS क्या हो जाएगा, मालदीव्स, म्यांमार एंड श्रीलंका। ठीक है, साउथ एशिया इसको कौन सपोर्ट करता है, ADB करता है। UNESCAP भी इसको सपोर्ट करता है। UN स्कैप जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होगा UN स्कैप क्या है। एक IMF का भी आता है सार्टाक करके, वो भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि IMF सार्टाक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल का क्वेश्चन, कि ओमान में पोर्ट ऑफ दुख हमको डेवलप करना चाह रहे हैं। मैं अपने भैया को भी बोल रहा था, फॉर द सिंपल रीजन बिंग, एक साल पहले गदर पोर्ट आया था, अगले साल चाहबार पोर्ट आया था। मुझे लगता है कि इस साल ओमान का पोर्ट ऑफ दुख में आएगा। ये बहुत ही क्लोज है चाहबार पोर्ट के। इंडिया उसको डेवलप करना चाहता है ताकि भारत को जो INSTC है, अजगाबाद एग्रीमेंट है, ये सब में भारत को फायदा हो सके। ठीक है, डीजू बाती जो चाइना में, वो हॉर्न ऑफ सॉरी डीजू बाती पे चाइना ने कंट्रोल करना चाहे, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इरिट्रिया और ऐसे कंट्रीज हैं जिससे वो सिचुएटेड है। कई सारे आपने ये क्वेश्चंस बनाए होंगे विजन और इनसाइट्स के, तो उसमें डीजू बाती का जिक्र होता होगा। डीजू बाती इज वेरी वेरी फेमस कंट्री नाउ डेज। ठीक है, वहां पे उन्होंने, चीन ने बना दिया है। इसके बारे में विवाद इसलिए है, द अफसोर इज सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अमेरिका ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिल्ड समथिंग। अमेरिका का भी जो बेस है वहीं पे है, नजदीक में। देन वी कम टू इंडियन ओशन। IORA जो है उस पर 2015 में सवाल आया था, उसके 21 मेंबर्स हैं और वो पुराना है। इंडियन ओशन रीजाइन जो है, ये रीजन में जो आपका एसोसिएशन है कि नहीं, और ये मैनेजमेंट और ये सबसे रिलेटेड है कि हम इसको मैनेज करेंगे, फिशरी को मैनेज करेंगे, लोगों को मैनेज करेंगे, कल्चरल मैनेजमेंट करेंगे। देन वी कम टू वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रधानमंत्री अटेंड किए थे। आगे बढ़ते हैं तो मिडिल ईस्ट से भारत के लिए ये डीप वाटर से पाइपलाइंस बिछाई जा रही है, जिसको बोलते हैं MEIDP, मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन, जो पोरबंदर गुजरात में भारत को कनेक्ट करेगी 1300 किलोमीटर ईरान के साथ। बेसिकली भारत पाकिस्तान को सीधे सीधे खत्म करना चाह रहा है बीच के रास्ते से, डायरेक्टली दे आर ट्राइंग टू एसोसिएट विद ईरान। ओके, ओस्लो अकॉर्ड सबको मालूम है, इजराइल एंड पैलेस्टाइन में होता है, नहीं आता है तो आपको याद रखना चाहिए। ओस्लो अकॉर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट, एक दो बार सवाल भी आया इस पे। डीहाइफिनेशन ऑफ रिलेशन का भी मतलब इसी से आता है। भारत बोलता है कि इजराइल और पैलेस्टाइन दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो हम उसको दो डिफरेंट ट्रीटमेंट देंगे। इजराइल के साथ भारत का घनिष्ठ संबंध है और उसको और स्ट्रॉन्ग करते हुए I4F बनाया गया, इंडिया इजराइल R&D टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड, जिसमें दोनों कंट्रीज 4-4 मिलियन पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यूनाइटेड स्टेट ने अभी बीच में एकदम हड़कंप मचा दिया ये कहकर कि भाई हम जेरूसलम को कैपिटल रिकॉग्नाइज करेंगे, पर बाकी लोगों ने उसको कटा दिया, बोला नहीं नहीं हम नहीं कर सकते हैं, अदर्स हैव रिजेक्टेड दैट। देन क्वाड एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि मालाबार एक्सरसाइज जो होता था इंडिया, जापान और US का, उसमें अब ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और प्लस ये एक स्ट्रेटेजिक एंड इनफॉर्मल अलायंस है, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, नाटो के जैसा नहीं है ये क्वाड। ठीक है, दिस इज ए स्ट्रेटेजिक एंड इनफॉर्मल अलायंस। फिर हम देखते हैं कि एशियान का 50वां साल पूरा हुआ, इंडिया एशियान का पार्ट नहीं है। 2-3 बार सवाल आ चुका है इस चीज पर, तो आपको ये याद रखना चाहिए, तभी तो इंडिया एशियान समिट होता है, नहीं तो इंडिया एशियान समिट क्यों होगा, है कि नहीं। लेकिन इंडिया ईस्ट एशिया समिट का पार्ट है, EAS का। ठीक है, इंडिया RCEP का भी पार्ट है। ठीक है, तो इंडिया एशियान के भी 25 साल पूरे हो गए हैं। जापान के साथ भारत ने पहला सिविल न्यूक्लियर डील भी कर लिया है। जापान के साथ भारत ने ओपन स्काई एग्रीमेंट के जैसा भी किया है कि हम अनलिमिटेड फ्लाइट करेंगे। और 1267 भारत एक ऐसा चीज है जो CCIT है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो भारत हर जगह जाता है और बोलता है भाई तुम 1267 वाला जो प्रावधान है, जो इनएक्टमेंट है UN का, उसको पूरा करो। ठीक है, और ओपन स्काई में ग्रीस जो है उसके साथ भी ओपन स्काई है भारत का एशियान के साथ भी है, स्पेन के साथ भी है। नया जो कंट्री पिछले साल जुड़ा था वो कौन सा था, ग्रीस था ओपन स्काई में। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये वन बेल्ट वन रोड के अगेंस्ट में लाने के लिए भारत और जापान ने किया है ये, लेकिन सिर्फ वाटरवे से होगा, ये रोडवे से नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है ग्रोथ कॉरिडोर। इसमें और उसमें काफी फर्क है, इसमें भारत कोलोनलाइजेशन और ये सब काम नहीं करने वाला है। भारत बेसिकली जापान के साथ मिलकर फंडिंग देगा और सॉफ्ट पावर देगा। कोरिया प्लस इनिशिएटिव है कि कोरियन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाने के लिए कोरिया प्लस है। मेकोंग गंगा से 2015 में सवाल आया था, इंडिया, कंबोडिया, लाओस, LOPDR, ये म्यांमार, थाईलैंड, बेसिकली IMT तो मेंबर है ही इसका, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, प्लस लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम आर आल्सो द मेंबर। CLV भी है, तो IMT प्लस CLV आर द मेंबर। इसमें जो सवाल आता है वो ये आता है कि चाइना इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, मेकोंग गंगा का, और इसमें सिर्फ पानी का शेयरिंग पे रिलेटेड नहीं है, ये टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, इन सब से रिलेटेड है। और ये 2000 में बना था गंगा एंड मेकोंग रिवर के आसपास। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में अब 28 कंट्रीज बचे हैं जब से ब्रेक्जिट हो गया है, पहले 29 थे। यूरोजोन में 19 हैं और सेंगजन एरिया में 26 हैं। सेंगजन एरिया वही है जिसमें DDLJ में बोलता था कि बड़े बड़े कंट्रीज में छोटी छोटी बातें होती रहती है और घूमते रहता था बैठ के, तो ये सब आएगा नहीं, बस जानकारी के लिए था। इंडिया ने मेंबरशिप ऑफ EBRD, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है और भारत को मिल भी गया है। तो भारत को इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट भारत ही उसमें पैसा देने वाला है।
ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको अप्रूव किया। ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, यूरोपियन बैंक है, ग्लोबल बैंक नहीं है, यूरोपियन बैंक है जो रिकंस्ट्रक्शन ये सब कराता है। बट भारत का इससे कद बढ़ेगा, जो सॉफ्ट पावर है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले बार भी इंडिया और यूयू से आ गया था बीटीडी, बायलैटरल एग्रीमेंट वाला। तो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म जो है IFM, ये इंडिया यूयू चल रहा है, इंडिया में DIPP इसको देखेगा। और इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम जो है इंडिया का ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोग्राम है, ये भी IFM का एक पार्ट बनाया गया है। पेस्को क्या है, परमानेंट स्ट्रक्चर कॉपरेशन ऑन डिफेंस, ये यूरोपियन यूनियन ने बनाया है अपने में। तो पेस्को अगर एग्जाम में आ जाता है तो क्या लिखिएगा, यूरोपियन यूनियन पे टिक लगाइएगा। एक और भी चीज है, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रीटी है, लिस्बन ट्रीटी ऑफ रोम एंड मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, ठीक है। यूएस क्या चला रहा है, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम, कि हम किसी किसी को स्पीड अप करेंगे, एंट्री जल्दी अलाउ करेंगे, है कि नहीं। और यूएस से भारत को LNG भी आने वाला है। तो ग्लोबल इंडिया और यूएस में और क्या क्या हुआ है, जैसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट जो GES हुआ था हैदराबाद में, जिसकी में ट्रम्प जी की बेटी आई थी हैदराबाद में, 2010 से ही चल रहा था। इंडिया में इस बार हैदराबाद में उसका ये हुआ। नीति आयोग उसमें पिवटल रोल प्ले किया था अलॉन्ग विद द तेलंगाना गवर्नमेंट। उसका जो थीम था वो विमेन फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यूएस विड्रॉ कर लिया है यार ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ रिफ्यूजीज है। यूएस को लग रहा है कि हम अपना पूरा प्रोटेक्शनिज्म अपनाना होगा, तो हमें रिफ्यूजी ये सब से भी विड्रॉ करना पड़ेगा। यूनेस्को से भी विड्रॉ कर लिया है, जो क्योंकि एंटी इसराइल उसको माना है कि यूनेस्को एंटी इसराइल मेजर्स ले रहा है, पैलेस्टाइन की तरफ ज्यादा इजी पड़ रहा है। आपको ये याद रखना पड़ेगा इसमें कि ये पहली बार नहीं है जब यूएस ने यूनेस्को से विड्रॉ किया, ये सवाल आ सकता है, समझे। यूनेस्को से पहले भी यूएस विड्रॉ कर चुका है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान को यूएस ने क्या कर दिया है, वॉच लिस्ट में डाल दिया है। नया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी लाया है NSS एशियन रीजन के लिए, ठीक है। G4 कंट्री में इंडिया, जर्मनी, ब्राजील और जापान है, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहते हैं। यही 4 कंट्री है जिनको मन करता है कि हम अपना एक्सटेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल के पार्ट बने, जो कि एक कॉफी क्लब है जो इनको अपोज करता है। उनको बोलते हैं UFC, अपोज बाय यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। तो कॉफी क्लब में पाकिस्तान तो होगा ही, और बड़े कंट्री जो छूट गए हैं वो भी होंगे, जैसे कनाडा है, अर्जेंटीना है, साउथ कोरिया है। इनका कहना है इनको मिलेगा तो हमें क्यों नहीं मिलेगा, तो ये अपोज करते हैं एक तरह से, ठीक है। फिर यूएन ने पार्टनरशिप फंड में भारत ने 100 मिलियन कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये सब करने से भारत का गुडविल बना रहता है, और ये साउथ साउथ कॉपरेशन का पार्ट है। साउथ साउथ कॉपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार न्यूज में चलता है, जो कि एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सदर्न डेवलपिंग कंट्रीज, उनके लिए होता है, जो कि UNDP की मदद से होता है, ठीक है। UN हैबिटेट का भारत अभी प्रेसिडेंट बना हुआ है। ये पहले वैनक्यूवर में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था, अभी भारत उसका प्रेसिडेंट है। पिछले बार आई थिंक हेटी में या कहीं हुआ था, याद नहीं यार, इक्वाडोर में हुआ था आई थिंक। UN हैबिटेट हेडक्वार्टर उसका नैरोबी में, या नहीं आएगा। फिर देखिए इंडिया और पाकिस्तान का जो ये SCO जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत और पाकिस्तान उसके, इंडिया वेयर इलेक्टेड एज द मेंबर इन 2017 इन द अस्ताना, कजाकिस्तान में इंडिया एंड पाकिस्तान को मेंबर बना लिया गया। ब्रिक्स का जो 2016 था वो गोवा में हुआ था। 2017 डिक्लेरेशन वो जियामेन में हुआ था, चाइना में। उस डिक्लेरेशन में CCIT जो कॉम्प्रिहेंसिव टेररिज्म के लिए जो भारत 1996 से ही अपील कर रहा है, कहाँ पे, UN में, उसको उन्होंने बोला, लेकिन पता नहीं क्या करेंगे उसका। उसके बाद जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व ये अरेंजमेंट है कि भारत भाई कोई चीज लिक्विडिटी अगर क्राइसिस हो गया तो उससे बचने के लिए उस पर भी अमल किया गया है कि नहीं। फिर एक्सिम बैंक जो है ब्रिक्स बैंक के साथ साइन करता है, तो इंडिया का एक्सिम बैंक है जो कि ब्रिक्स बैंक के साथ साइन करता है। फिर इंडिया को देखिए वेसनआर में एंट्री मिल गई है, जो कि कन्वेंशनल आर्म्स के डुअल यूज के टेक्नोलॉजी पे मदद में है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो कि केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन से डील करता है। MCTR जो कि आपका सैटेलाइट और 500 kg सैटेलाइट नहीं, जो आपका मिसाइल से MCTR जो होता है, जिसमें G7 का जो बनाया था, G7 ने बनाया था, उसमें भी इंडिया को एंट्री मिल गई थी पिछले साल ही, 500 kg और पेलोड और 300 किलोमीटर तक का। तभी तो अग्नि 5 जो ICBM इंडिया बना रहा है उसको टेस्ट कर सकता है, राइट। लेकिन इंडिया को अभी भी न्यूक्लियर NSG ग्रुप में नहीं दिया गया है। तो ये सवाल आ सकता है इस साल कि इंडिया किस किस का पार्ट है, किसका पार्ट नहीं है। चाइना इत्तेफाक से सिर्फ NSG का पार्ट है और बाकी तीनों का पार्ट नहीं है। इंडिया बाकी तीनों का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का है, इंडिया आपका MCTR का पार्ट है, इंडिया आपका वेसनआर एग्रीमेंट का पार्ट है। वेसनआर आपका कन्वेंशनल आर्म्स का डुअल यूज के लिए है, केमिकल और ये बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, MCTR अलग है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया ने स्कॉमेट लिस्ट अपना जारी किया। व्हाट इज दिस स्कॉमेट लिस्ट? इंडिया ने पहली बार बोला कि भाई स्पेशल केमिकल्स, स्कॉमेट का फुल फॉर्म ये ऑर्गेनिज्म मटेरियल, कि हम जो भी स्पेशल केमिकल्स हैं हमारे ऑर्गेनिज्म में, मटेरियल है, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी है, ये हम सही से इस्तेमाल करते हैं, ये हम गलत से इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये इंडिया ने डिक्लेयर किया, ठीक है, स्कॉमेट लिस्ट। केमिकल वीपन कन्वेंशन तो OPCW सबको अभी पिछले ग्रुप वीडियो में भी हमने पढ़ाया, 1992 में इंडिया उसका पार्ट है।
नॉर्थ कोरिया, इजिप्ट, ये सब तो कभी पार्ट होगा भी नहीं, सूडान, ये सब ये लोग के खिलाफ रहते हैं कि नहीं, नॉर्थ कोरिया तो कभी नहीं होगा। और HCOC हेग कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो MCTR को सपोर्ट करता है, इसका चाइना पार्ट नहीं है, ये नहीं आएगा, पर छोड़ दीजिए इसको। ICJ का हमने देखा था अभी कुलभूषण जाधव में, तो उसमें दलवीर भंडारी फिर से रीइलेक्ट कर गए हैं और ब्रिटेन लूज कर गया है, ये बहुत ही हिस्टोरिकल वोट रहा है कि नहीं। और भारत इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन का पार्ट है, 16 कन्वेंशन में जो सेफ्टी ऑफ द सी है, उसका भी भारत मेंबर है और भारत का लीडर शायद बन गया वहां भी। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जो AFDB है, उसका 52nd कन्वेंशन कहाँ हुआ, गांधीनगर में हुआ, जो कि पॉवर्टी और ये सब पे बात किया। इंडिया ने इसको 1983 में ज्वाइन किया था, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक को, AFDB को। तो इंडिया उसके पहले दिन से ज्वाइनिंग नहीं है, मतलब इंडिया उसका मेंबर बना है, इंडिया अभी मेंबर है, बट पहले दिन से उसका मेंबर नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 5वें पेज पे, तो फिपिक है। तो पैसिफिक आइलैंड जो फिपिक है ना, पी से पैसिफिक आइलैंड, फोरम ऑफ पैसिफिक आइलैंड एंड इंडिया कुछ इनिशिएटिव है उसका। टेरी करके जो अपना है, ये टेरी जो ग्रीन ओलंपियाड करवाता था, वो उसका मेंबर 2014, ये बेसिकली इंडिया में उसका नोडल अथॉरिटी है। 2014 में फिजी में हुआ था, 14 पैसिफिक आइलैंड। पैसिफिक आइलैंड के साथ भारत क्यों जुड़ना चाहता है, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि भारत को यूनाइटेड नेशन में अपना ये चाहिए, क्या चाहिए, मेंबरशिप चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेंबर उसका सपोर्ट करें। तो 14 पैसिफिक आइलैंड बहुत बड़ा ग्रुप होता है, तो इंडिया इसलिए उनके साथ है, ठीक है। फिर न्यूक्लियर वीपन प्रोहिबिशन ट्रीटी NWPT इस बार 120 मेंबर ने पास किया है। इंडिया ने बोला नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं मानेंगे। न्यूक्लियर वीपन में हम, इंडिया बोलता है बस एक जेनेवा कन्वेंशन था डिसआर्मामेंट का 1979 का, उसको हम फॉलो करेंगे, बाकी हम NPWT, NWPT, NPT ये सब कुछ भी साइन नहीं करता है इंडिया, ठीक है। ईरान न्यूक्लियर डील ने यूएस ने हाथ खींच लिए। इससे जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि P5+1 ने साइन किया था, तो +1 कौन था, जर्मनी था। जो P5 है आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है बेसिकली, यूएस है, रशिया है और चाइना है, और उसके साथ जर्मनी ने ईरान न्यूक्लियर डील साइन किया था, कॉम्प्रिहेंसिव ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया था, उससे ये अपने ट्रम्प भाई साहब पीछे खसक गए। यूरेनियम बैंक बनाने की बात की जा रही है कजाकिस्तान में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो एजेंसी है वो बनाएगा, जहाँ की लो इनरिच्ड यूरेनियम रहेंगे और जो भी सब कंट्री सिविल यूज उसका करना चाहते हैं उसको वो सप्लाई करेंगे। इंडिया इसका मेंबर है IAEA का। FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके वॉच लिस्ट में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। इसमें कोई डायरेक्ट लीगल एक्शन नहीं होगा, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पहले से भी था, वो मैंने नीचे लिख दिया है इसका, लेकिन मतलब होता है कि थोड़ा सा उस पर निगरानी रखा जाएगा। और FATF क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि पेरिस में OECD जो है ना, OECD आप लोग पढ़े होंगे, वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को देखने के लिए FATF ने 1989 में एक बॉडी बनाई गई थी, FATF करके, ठीक है। अब चाइना को मन नहीं भरा सिल्क रोड से, तो चाइना पोलर सिल्क रोड भी बना रहा है। चाइना एकदम ये हो गया, डेस्परेट हो गया कि हम पूरा ऑयल गैस कहीं का कुछ भी है, सारा नेचुरल रिसोर्सेज अपने अंदर ले लेंगे। आर्कटिक काउंसिल करके मैंने सबसे पहली बार पिछले साल सवाल देखा था, आर्कटिक काउंसिल क्या होता है, ये कई सारी टेस्ट में रहता है, कौन कौन से कंट्रीज आर्कटिक काउंसिल में, तो जो भी आर्कटिक ओशन जो ऊपर में उससे उससे बेसिकली शेयर करते हैं वो आर्कटिक काउंसिल में होंगे। कौन कौन होगा, कनाडा होगा, US होगा, इधर रशिया हो जाएगा, इधर जापान हो जाएगा, नॉर्वे होगा, स्वीडन होगा, है कि नहीं, फिनलैंड होगा, आइसलैंड होगा। देन आप देखते हैं तापी में जो टी है वो किसके लिए है, तो वो तुर्कमेनिस्तान के लिए। तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में पाइपलाइन आने वाली है, उसको टापी पाइपलाइन बोलते हैं। ADB इसको फंडिंग दे रहा है, ठीक है। ADB में सबसे ज्यादा वोटिंग राइट किसका है, जापान का है 16%, उसके बाद आपका US का 15% है। 1960 में बना था, ये मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं रोहिंग्या रखीन प्रोविंस में, ये तो मालूम ही होगा, ये 2016 में सवाल भी आ चुका है। 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन है, रोहिंग्या के बाद आता है, तो इसको इंडिया साइन नहीं करता, ना ही इंडिया ने 1967 का साइन किया है, ठीक है। इराक में कुर्द हैं, जो कुर्दमिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, सीरिया और इराक के बीच में। कुर्द जो है उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के लिए वोट किया है, लेकिन जो रेफरेंडम है उनका नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम है, और वो लोग लार्जेस्ट स्टेटलेस नेशनल ग्रुप बन गए हैं। कुर्द जो है उनको ये माना जाता है, ठीक है। तो कहाँ पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ITEC क्या है कि भाई इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, भारत डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भारत की मदद करना चाहता है। जैसे कोलंबो प्लान में भी इसी तरह का है कि साउथ साउथ कॉपरेशन होना चाहिए, इस तरह का मदद मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रोजेक्ट मौसम है, जिसमें इंडियन ओशन में भारत करना चाहता है। IORA अलग है, प्रोजेक्ट मौसम अलग, इंडियन ओशन में भारत का, ठीक है। फिर हम देखते हैं तो देखते हैं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2018 में ये पाया गया कि भारत का सबसे ज्यादा डायोस्फेरा है। ये कौन पब्लिश किया है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जिसमें भारत के सबसे ज्यादा इंडियन कहाँ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा UAE में जाते हैं, फिर US में जाते हैं। OCI और PIO में पहले मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, अब मुझे बहुत इजी लगता है। OCI क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, PIO क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओराइजन। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अभी भी हमारे सिटीजन है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओराइजन है कि मेरा मान लो कोई रिलेटिव है और वहां जन्म गया, जिसका ओरिजिन तो इंडिया में लेकिन उसने कहीं और की सिटीजनशिप ले ली। तो जो पढ़ने गया हुआ है बच्चा, मान लो मेरा कोई दोस्त है जो PhD कर रहा है, आपका कोई दोस्त,
तो वो ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। लेकिन अगर उसने वहां की सिटीजनशिप ले ली तो वो पीआईओ बन गया, तो ज्यादा अधिकार किसके होंगे? हु विल हैव द मोर राइट्स? ओसीआई। एग्जैक्टली, ओसीआई विल हैव मोर राइट देन पीआईओ। जनरल राइट्स ज्यादा होंगे ओसीआई के, बट कहाँ कहाँ दोनों के कॉमन राइट्स हैं, तो दोनों के दोनों अभी तक वोट नहीं कर सकते हैं, जबकि वोटिंग कुछ चेंज होने वाला है, बट अभी तक वो लोग वोट नहीं कर सकते हैं, वो लोग एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते हैं, वो लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं। ये दोनों की सिमिलैरिटी है, क्योंकि इंडिया वाले ही कर सकते हैं, इंडिया में जो रह रहे हैं। समीप जो प्रोग्राम चल रहा है, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर चला रहा है कि हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं, इसको स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए। रायसाना डायलॉग इंडिया चलाता है, जिस तरह से सांग्रीला डायलॉग होता है, रायसाना वो जगह का नाम है जिसमें जियो पॉलिटिकल डायलॉग है, जो कि ओआरएफ जो होता है, ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन एंड इंडियन गवर्नमेंट चलाता है, ठीक है। मल्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आरसीईपी आपको पता है कि 16 नेशंस हैं पैसिफिक में, जिसमें 10 तो एशियानी हो गए, जिसका चिट कोड क्या है? एमएमएस टीवी क्लिप एमएमएस है कि नहीं? टीवी क्लिप एमएमएस उसका चिट कोड है, एमएमएस बी, टीवी क्लिप एमएमएस बी। और उसमें और 6 कंट्री में हो जाएगा, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये आरसीपी एक बार सवाल आ चुका है 2016 में, आप देख सकते हैं। ओबोर सबको मालूम है। बीमस्टेक है, जो कि यार जब ये गिरने लगा है, जब सार्क का वैल्यू कम होने लगा, तो भारत ने बीमस्टेक पे अपना बल बढ़ाया। बीमस्टेक, सैसेक और सार्क तीनों में समझिए, सार्क आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या होता है। सार्क में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सब सार्क में 8 कंट्रीज हैं। सैसेक में क्या है? सैसेक का जो चिट कोड है वो क्या है? बीबीआईएन प्लस एमएमएस। बीबीआईएन क्या हो गया? भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। एमएमएस क्या हो गया? मालदीव्स। एम से और क्या हो गया? म्यांमार। एनएस से क्या हो गया? श्रीलंका। अब जो ये आपका बीमस्टेक है, बीमस्टेक का फुल फॉर्म है बीबीआईएन प्लस आईएमटी प्लस श्रीलंका। तो बीबीआईएन में भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल तो ऐसे ही आ जाएगा, बीबीआईएन याद होता है सबको। आईएमटी में फिर से इंडिया आ गया, तो इंडिया सेम ही रह गया, 4 ही कंट्री हुआ अभी तक। म्यांमार, थाईलैंड आ गया, 6 हो गए, और एक ही चाहिए क्योंकि बिम्स्टेक में 7 है, तो वो श्रीलंका है, मालदीव्स नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत पहले से बना हुआ है ढाका में, और ये बहुत सारे सेक्टरल ड्रिवन अप्रोच है, समझे। काफी सारे सेक्टर में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। 1997 में बना हुआ है। G20, जो G20 सुपर 84% ऑफ जो जीडीपी रखते हैं, उनका इस बार हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ, सेशन हुआ। भारत G20 का पार्ट है, भारत G4 का पार्ट है, भारत G7 का पार्ट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई जो टीपीपी है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से यूएस विड्रॉ कर लिया, तो अब बचे कितने हैं? 11 कंट्रीज बचे हैं। उन्होंने मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट को टीपीपी सीपीटीटी ऐसे करके कुछ बनाया है, जिसमें जापान अब एक इंपॉर्टेंट और पिवटल पोजीशन रोल प्ले कर रहा है। आगे बढ़ते हैं उससे तो हम देखते हैं एआईआईबी जो है, उसका हेडक्वार्टर बीजिंग में, ये सबको पता होना चाहिए। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो शंघाई कॉपरेशन है वो बीजिंग में नहीं, वो शंघाई में ही है शायद, आई थिंक, या बीजिंग में, पता नहीं, वो देख लीजिएगा। चाइना में का सबसे ज्यादा वेटेज है उसमें, फिर इंडिया का, फिर रशिया का एआईआईबी में। एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको जिला डिक्लेरेशन में बनाया गया था, ये 2015 की यूपीएससी में पूछा गया था डायरेक्टली। 5 मेंबर स्टेट है जो भी ब्रिक्स के, उसके इक्वल शेयर है, और टोटल 100 बिलियन का है, सबका वोटिंग राइट सिमिलर है, ठीक है। मर्कुसौर पिछले साल लग रहा था कि आ ही जाएगा, तो मर्कुसौर में जो कंट्रीज हैं उसमें से वेनेजुएला को सस्पेंड कर दिया गया। वेनेजुएला में भी डिमोनेटाइजेशन किया गया था, और आई थिंक वेनेजुएला ही वो कंट्री है जिसमें इस बार ये भी किया गया था, बिटकॉइन वाला भी कुछ ऐसा आया था। तो इसमें इसके जो कंट्रीज हैं वो कैसे याद रहते हैं कि मर्कुसौर में कौन कौन से कंट्री हैं, तो उसका चिट कोड बापू है, बापू, BAPU। व्हाट इज बापू? बापू इज ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, यूरुग्वे। तो मर्कुसौर से हम और मेरे भैया बापू याद रखते हैं हमेशा, ठीक है। देन इप्सा तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और एक दो जो छूट गया जो मैं बता देता हूँ आपको कि अफ्रीका में जो ईस्टर्न वाला, जो अफ्रीका में जो ईस्टर्न में है, जहाँ केनिया और ये सब है, उन लोगों ने भी इनवाइट किया है इंडिया को कि आप भी जुड़ो हमारे साथ। उसका नाम मैं भूल गया लिखना, बट उन लोगों ने भी इनवाइट किया है, दैट आई फॉरवर्ड। अब फिर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बस वो लिखा है। सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है, संप्रीति बांग्लादेश के साथ, हैंड इन हैंड चाइना के साथ, इंदिरा रशिया के साथ, शक्ति फ्रांस के साथ, वरुण फ्रांस नेवी के साथ, मालाबार जो होता है इंडिया, जापान और यूएस है। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आना चाह रहा है। सियाम तो पता चल जाना चाहिए, थाईलैंड से, रॉयल थाईलैंड एंड श्रीलैंक्स एसएल से श्रीलंका। तो ये सब बहुत आसान है, एक बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। याद करने के बिना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको इतना याद रहेगा तो आप बाकी सब चीज को देख सकते हैं। कोई नया एक्सरसाइज आ गया, जैसे सेसिल्स आपको याद है, तो सेसिल्स वाला के साथ ये जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम आपको याद हो जाएगा। स्लीमेक्स करके जो है, स्नीलेक्स करके श्रीलंका के साथ होता है, लैमियाइटी सेसिल्स के साथ होता है। तो कुछ कुछ याद होना ही चाहिए, उसमें कोई विकल्प नहीं है। लास्ट में हम देखते हैं कि देखिए कैटालोनिया भी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहा है, उसमें बार्सिलोना सबसे इंपॉर्टेंट टाउन है।
और इस सवाल क्या आएगा इसमें, स्पेन, स्पेन कहाँ एसोसिएटेड है, सवाल देखिए यूपीएससी कैसे बना सकता है। तो अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन ओशन के बीच में स्पेन है, रेड सी पे नहीं है स्पेन, आपका बेसिकली नॉर्वेजियन सी में भी नहीं है। तो आपको पहले मुझे बहुत दिक्कत होता था, पहले मुझे मैप समझ ही नहीं आता था कि कौन कहाँ है, फिर नॉर्थ सी में भी नहीं है। तो मैंने एक बार मैप को ध्यान से देखा था, तो मैं कहूंगा कि एक बार मैप को ध्यान से देखिएगा आप, मिडिल ईस्ट का मैप को एक बार हम करेंगे भी, एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे। दैट इज वेरी वेरी पोटेंशियल 1-2 मार्कर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैप से हर साल आता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर पैलेस्टाइन को इंटरपोल में दे दिया गया है, और क्या है, जीसीसी का ये आईएमएफएटी जो है इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाया गया है टेररिज्म को फाइट करने के लिए, आईसिस को, ये इसको सऊदी अरेबिया लीड कर रहा है, रियाद उसका मेन जगह पे। 60% कंट्री जो ओआईसी की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ये कमीशन, उसी के मेंबर हैं। आईएमएफएटी को 2015 में मुझे लगता है नाम मात्र का बनाया गया है कि ऐसे दिखाने के लिए कि हम लोग भी कुछ टेररिज्म से फाइट कर रहे हैं। एक्चुअली वहाँ टेररिज्म, आईसिस और ये सब का काफी डर बैठ गया है, इसलिए इसको बनाना पड़ा, ठीक है। तो इसमें जब जहाँ पे सऊदी अरबिया होगा वहाँ पे ईरान, सीरिया और इराक नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सऊदी अरबिया और इराक में सूफी सुन्नी का इशू है, तो वो कभी नहीं हो सकते हैं एक साथ में, और ईरान भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और उन्होंने कतार को रखा था, लेकिन उसको भी अब निकलवा दिया कि कतार भी उनका कुछ कुछ बात नहीं मान रहा था। फाइनली जीसीसी आता है। तो मैंने अपने इनसाइट्स आर्टिकल में भी लिखा था कि जीसीसी को याद रखने का निकनेम क्या होता है, बोकस। व्हाट इज बोकस? बी से हो जाएगा बहराइन, ओ से हो जाएगा ओमान, क्यू से हो जाएगा कटार, के से हो जाएगा कुवैत, यू से हो जाएगा, एस से तो हो जाएगा आपका क्या, सऊदी अरब, एंड यू से क्या हो जाएगा, यूएई। तो ये जीसीसी के 6 कंट्रीज याद हो गए। तो इस तरह से अगर आप अपना निकनेम बनाओगे, अगर आप निमोनिक्स बनाओगे, देन इट विल बी वेरी इजी एंड वेरी इजी टू रिमेंबर। इंटरनेशनल रिलेशन से अगर मुझसे आप बोलो कि इस साल के सवाल क्या आने चाहिए, इतने नोट्स के बाद भी लास्ट रिवीजन देख लेते हैं। तो मुझे लगता है जो सवाल आएगा, ऑपरेशन इंसानियत आपको पता होना चाहिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है। वेसक दिवस मालूम होना चाहिए किसके बीच में हो रहा है। जो पोर्ट ऑफ दुख में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओमान में जो हो रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुआ था, वो इंपॉर्टेंट है। ऑस्लो अकॉर्ड फिर से इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यूएस ने ये ब्राजील, इसको इसराइल में जेरूसलम वाला जो नौटंकी शुरू कर दिया है कि नहीं। फिर I4F जो इंडिया इसराइल रिसर्च फाउंडेशन बना है, वो इंपॉर्टेंट है। क्वाड इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्वाड का इंडिया मेंबर। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है। देन आई विल डायरेक्टली से कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, ईबीआरटी का मेंबरशिप इंडिया ले रहा है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। पेस्को इसको तो ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। यूएस विड्रॉ कर गया यूनेस्को से। देन G4 में कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं, ये आने का चांस है। भारत कौन कौन सा ये किया है, वेस्टर्न में, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में, MCTR में, एनएसजी में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला चीज। देन वी कम टू ईरान में जो न्यूक्लियर डील हुआ है, उसमें कौन कौन से G5+ जो बोल रहे हैं ये लोग +1, जो P5+1 थे, तो कौन था +1, है कि नहीं, वो एक चीज ध्यान में रखना चाहिए आपको। और कुर्द्स कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो चीज आना चाहिए आपको। समीप कौन चला रहा है, ये पता होना चाहिए। और तो यार वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट हो सकता है नहीं आए, वो तो नहीं कह सकते हैं। टीपीपी भी डायरेक्टली आ सकता है, यूएस विड्रॉ किया है। देखिए आसान सवाल आता है, ये सबसे काफी आसान सवाल आता है। डोंट गेट स्केयर्ड, दिस क्वेश्चंस विल बी इजी ओनली। मर्कुसोर हो सकता है इस बार आ जाए, पिछले साल नहीं आया है, तो मर्कुसोर आ सकता है आपका। आपका फिर से जीसीसी आ सकता है, कैटालोनिया आ सकता है। ये सब मिलिट्री एक्सरसाइज है, जनरली यूपीएससी डज नॉट आस्क। So I think this is the flavor of international relations. Trust me, dear friends, international relations will have 2-3 very easy questions which you can go and easily solve if you give some time to this video, and if you also spend some time on map pointing. We'll also have a video of explicitly for the map pointing, जिसमें हम मैप का देखेंगे कि कौन चीज कहाँ होती है और क्या यूपीएससी बार बार रिपीट करता है। जैसे यूपीएससी बार बार अपने ही क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है, राइट। कौन सा कंट्री है जो हर पिछले साल भी आया था और इस साल भी रिपीट हुआ है, आई थिंक जो लैंड लॉक्ड है, Jordan has been repeated again. So don't be scary. Syllabus might be a lot, but ultimately we have to read very less and focus preparation रखिए। मेरी बातों पे अभी यकीन नहीं होगा, लेकिन आप ही इस वीडियो या इसी नोट्स को आप 4 बार 5 बार बस देखें और इसी को देखें और क्वेश्चंस देखें। डोंट ट्राई टू रीड मच मल्टीपल सोर्सेज। इतना नोट से भी आपका सफिशिएंटली गाड़ी खींचा जाएगा, और खींचा जाएगा मीन्स खींचा जाएगा। अगर कोई आपको खींचना भी ऐसा नहीं है कि 180 नंबर लाना है, 110 मार्क्स लाना है, तो कुछ गलती का स्कोप है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपना पढ़ाई जारी रखें। होता क्या है कि हम सोचते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस लास्ट पॉइंट है, अच्छा से करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे से करने का ये मतलब नहीं कि बाकी खराब से करेंगे, क्योंकि इफ यू लुक इट इन दिस वे दैट आइसोलेशन में, सिलोस में तो ये सब लगता है इसको अच्छा करो, इसको अच्छा करो। जब पूरा सिलेबस आ जाता है, इतना बड़ा रायता फैल जाता है, लगता है कैसे होगा इतना सिलेबस पूरा। तो try to spend less time in each of the portions and just try to develop a general conviction of the things कि अच्छा ये मुझे समझ में आता है। बापू मर्कोसोर के लिए बापू होता है, बस खत्म। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। वेनेजुएला को हटा दिया गया है,
ठीक है, IMFAT क्या है, बस चीजें आनी चाहिए। उस समय अगर आपने कभी सुना है, कभी देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कभी कहीं भी हो, बस में जा रहे हो, नहा रहे हो, आप बस वीडियो को अगर आप क्लिक कर लो, यूट्यूब पे अगर वीडियो आ जाए तो उसको कान में डाल के आप बस सुनते रहो, सुनते सुनते चीजें आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएंगी। इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ सब चीजों के, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वॉज फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट विल कम अप विद गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सोशल इश्यूज के भी वीडियो, अगर रात तक हो पाया, नहीं तो इस वीक में तो सारे वीडियोस हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक का हमारा टारगेट रहेगा कि जो भी इनसाइट्स एंड प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं, पोलाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो मुझे लगता है कि काफी पोटेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, उसको हम डिलिबरेटली केयरफुली डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर ये क्यों नहीं है। कुछ एक दो पेपर सॉल्व करके देखेंगे कि ऑप्शन इलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करता है। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि 40-50 नंबर मेरे यहाँ आ रहे हैं तो क्या मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। डिफिकल्ट है यार, आप प्रैग्मेटिक रहिए, आप प्रैक्टिकल रहिए, इतना कम से अभी नहीं हो पाएगा। आपको 80-90 नंबर आना चाहिए अभी, जो भी विजन का ओपन मॉक हो रहा है या जनरली आप जो टेस्ट पेपर लगा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं पेपर और सिर्फ टिक लगाते जाते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया। वैसे करने में घाटा क्या है कि आप कभी अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं दे पाइएगा कि आप निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कुछ क्वेश्चंस तो टेस्ट के माहौल के जैसा बनाना ही चाहिए। और लोगों जिनको जो डाउट पूछना है, मैं बोलूंगा कि इनसाइट्स में मैंने 2 आर्टिकल भेजे थे, thankfully they have published both of the article without any change whatsoever, so those articles have written my heart out for the prelims preparation। apart from that जो भी वीडियोस हैं, जो भी मैंने फाइल्स अपलोड की, इसके अलावा मेरे पास भी कोई ऐसा महामंत्र या मंगल सूत्र ऑफ मैरिंग विद यूपीएससी तो है नहीं। तो यही है यार जो है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल बी कंटिन्यूइंग आवर वीडियो सेशंस, ठीक है। ओके बाय।